कि यह भारतीय शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। सच यह है कि 185 वर्ष बाद आई हुई शिक्षा नीति है। ये 34 वर्ष बाद आई हुई शिक्षा नीति है। इस रूप में इसको समझने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 1835 में जो शिक्षा नीति आई थी, उस शिक्षा नीति का एक्सटेंशन मात्र हुआ है 1992। 1968 में डीएस कोठारी ने जरूर कोशिश की थी कि गाड़ी को पटरी पर लाया जाए, लेकिन उनकी बातें केवल सुभाषित होकर के रह गई। उसका परिणाम हुआ कि इस देश की बहुभाषिकता की ताकत को पहचान करके उन्होंने उस समय इस देश के एकीकरण के लिए जो त्रिभाषा सूत्र की बात की थी, उसको इतना तकनीकी और इतना अबूझ और स्ट्रिक्ट बनाया गया कि वह देश के एकीकरण और देश की ताकत बनने के बजाय देश में भाषाई विवाद का कारण बन गई। तो उसकी भाषा नीति भी अभारतीय थी। यह बात हम सारे लोगों को नीचे तक ठीक से पहुंचानी पड़ेगी, क्योंकि पहली बार एक ऐसी शिक्षा नीति आई है जिसमें सभी भारतीय भाषाओं के लिए समान अवसर प्राप्त होता है और वास्तविक संदर्भों में भारत की बहुभाषिकता को ताकत के रूप में मानते हुए प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति बहुभाषिक हो, इसकी दिशा में प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। एक और महत्वपूर्ण बात है भाषा दृष्टि से कि यह पहली बार एक शिक्षा नीति है जो भाषा को लेकर के दो चीजों की चर्चा करती है। एक तो भाषा में शिक्षा की बात करती है और शिक्षा की भाषा की बात करती है। और भाषा की शिक्षा, शिक्षा में भाषा, इसमें भाषा की शिक्षा का जो तरीका था वो उपेक्षित रहने के कारण से भारतीय भाषाएं वास्तव में ज्ञान की भाषा के रूप में विकसित तो नहीं हो सकी। देश भर में उच्च शिक्षा में समस्त भारतीय भाषाएं केवल साहित्य विद्या स्थान के होकर के रह गए, भाषा उपेक्षित हुआ। कुलदीप जी हैं इसलिए कहूंगा कि शायद किशोरीलाल वाजपेयी और कामता प्रसाद गुरु के व्याकरण का नाम स्नातक और एमए करने के बाद भी विद्यार्थी सुनता नहीं है। किंचित सुन लिया हो तो वो पोथी देखने का उसको अवसर नहीं पाता। इसलिए भाषा शिक्षण पहली बार शिक्षा नीति में केंद्रीय स्थान प्राप्त करता है और उच्च शिक्षा तक प्राप्त करता है। अनुवाद भारतीय भाषाओं के बीच हो, इसकी ताकत को पहचानता है और उस पहचान के आधार पर सभी भारतीय भाषाओं में पारस्परिक ज्ञान विज्ञान के भंगमय का अनुवाद हो, इसकी बात करता है। यह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक वो जगह है जहां पर विचार करना चाहिए। संयोग से हमने एक यत्न किया था और उस यत्न की कुलदीप जी से समय मिल गया तो जल्दी ही उसकी घोषणा भी करने वाले हैं। देश भर में विभिन्न भारतीय भाषाओं में आपस में अनुवाद कर सकने की क्षमता वाले 1000 लोगों के नाम हमने इकट्ठे किए। ये भी शिक्षा नीति का पिछले वर्ष से प्रस्ताव आ गया और भाषा नीति, भाषा शिक्षण और अनुवाद उसके केंद्रीय तत्व के रूप में दिखाई देने लगा। तब से यत्न कर रहा था, अब नीति रूप में आ गया है तो उसको क्रियान्वित करने वाले लोगों की जरूरत पड़ेगी। अनुवाद की जरूरत पड़ेगी, हजारों हजार पुस्तकों का अनुवाद करना है। उच्च शिक्षा संस्थानों को इस दिशा में सामने आना पड़ेगा, अन्यथा यह नीति केवल नीति के स्तर पर रह जाएगी। कैरिकुलम और कंटेंट का परिवर्तन बिना भारतीय भाषाओं में अध्ययन की सामग्री आए बिना नहीं हो सकता। वह केवल साहित्य के शिक्षण से नहीं होगा। भाषा में शिक्षण, उच्च शिक्षा और शोध, इस नीति की जो विशिष्टता है और विश्वविद्यालयों को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, यह जो है इसको हमें इस वर्ष से ही और अभी से आप्ट करना पड़ेगा। साथ एक विश्वविद्यालय और विशेष करके वह तो हिंदी भाषा के विकास और हिंदी भाषा के माध्यम से शोध और शिक्षण की प्रविधि के विकास की दृष्टि से ही स्थापित हुआ था, उसका की जिम्मेदारी होने के नाते मुझे मूल 1 वर्ष पहले ही जब प्रारूप आया था तभी से इसकी चिंता हुई थी। एम.के. श्रीधर जी से दिल्ली में कई चक्र लंबी वार्ता अनुसंधान पद्धति के भारतीयकरण और भाषा के प्रश्न को लेकर के हुई थी।
तो मुझे लगा था कि इसकी तैयारी करनी चाहिए। हम सारे लोगों को इस चर्चा का उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम सब लोगों ने एक विशिष्ट ढंग से प्रशिक्षण प्राप्त किया। शिक्षक की अपनी भूमिका, शिक्षा अधिकारी की अपनी भूमिका, शिक्षावत की अपनी भूमिका, शिक्षा क्षेत्र के कार्यकर्ता की अपनी भूमिका को हमने एक भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा। पहली बार भारत केंद्रित शिक्षा प्रणाली है। भारत केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, इसलिए बहुत सारी चीजें लोगों को एब्स्ट्रैक्ट जैसी दिख रही है। अच्छा तो है, लेकिन लागू कैसे? तो कुछ विश्वविद्यालयों को, कुछ संस्थाओं को इसके क्रियान्वयन के रोल मॉडल इंस्टीट्यूशन के रूप में सामने उनकी पहचान करनी चाहिए। किस प्रकार से एक ये हिस्सा है, दूसरा हिस्सा है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और कुलदीप जी जिसके बारे में लंबे समय से सोच रहे थे, क्योंकि हिमाचल में और हिमालय क्षेत्र में जो काम करेगा वो तो सोचेगा ही। ये पहली बार एक्सक्लूजन में जो ज्योग्राफिकल रीजन्स हैं उनका विचार करने वाली शिक्षा है। इसका विचार कभी शिक्षा में किया नहीं गया कि ज्योग्राफिकल रीजन के कारण से विद्यार्थी जब शिक्षा से महरूम होता है तो उसका क्या करना चाहिए। मैं उदाहरण के तौर पर दोपहर में दैनिक जागरण के साथ दे रहा था, भाई संजीव जी भी शायद उसको ओके किए होंगे। अभी मैं फिर अपने बीच दोहराता हूं कि लेह में पैंगोंग के किनारे, कुलदीप जी जानते हैं, एक गांव है जिसमें एक ही परिवार रहता है, 5 सदस्य हैं, उसमें 3 स्कूल नहीं जा सकते हैं। वो स्कूल जाए तो उनके माँ बाप को भी उनके साथ कम से कम लेह में आकर के रहना पड़ेगा, और लेह से गांव तक एक बस जाती है, औपचारिक रूप से भारत भूमि का होने के नाते सप्ताह में एक दिन। अगर वो परिवार चला जाता है तो गांव जनशून्य हो जाता है और शत्रु देश उधर घुसपैठ कर सकता है। उस परिवार ने रोका है, हम सब लोग जानते हैं। तो वो उसका बच्चा स्कूल जाए कि वो सीमा पर प्रहरी के बाद सुरक्षा करे, इस प्रकार के ढेरों प्रश्न है। मैं एक बहुत ज्वलंत प्रश्न रख रहा हूं, ऐसी बहुत सारी समस्याएं जिनके कारण से स्कूल कॉलेज तक जाना संभव नहीं। उन तक स्कूल कॉलेज शिक्षक पहुंचे और शिक्षक केंद्रित शिक्षा प्रणाली में पहुंचे, तकनीक का बहुशः उपयोग हो सके, और किस प्रकार से इस प्रकार की स्थिति हो कि हम स्कूल नहीं ला सकते हैं, अगर विद्यार्थी को कॉलेज नहीं ले आ सकते हैं तो स्कूल और कॉलेज उसके दरवाजे तक पहुंचे। यह जो विचार किया गया है नीति का सबसे प्राणवान हिस्सा है, किसी किस्म का एक्सक्लूजन जिसके कारण से न रह जाए। हमें इसको आगे बढ़ाने की दृष्टि से विचार करना चाहिए। कोरोना के पीरियड में हम सारे लोगों ने ऑनलाइन एजुकेशन के प्रयास किए, अपने अपने ढंग से प्रयास किए हैं। 70% की संख्या हम क्रॉस नहीं कर सके, 30% विद्यार्थी हमारी पहुंच के बाहर रहा। वो 30% विद्यार्थी भी इस पहुंच में अगर आता है तो एक संस्थान की विशिष्टताएं दूसरे संस्थान के विद्यार्थी के द्वारा जानी जा सकेंगी, वहां के श्रेष्ठ अध्यापकों से पढ़ा जा सकेगा। एक संस्थान की लाइब्रेरी में जो पुस्तक है वो दूसरे संस्थान का विद्यार्थी ले सकेगा। इस प्रकार की एक जो नेटवर्किंग है, कोऑपरेशन है, म्यूचुअल कोऑपरेशन है, और एक्सीलेंस को हर संस्था तक पहुंचाने की जो सुविधा है, मुझे लगता है कि इस पर भी एक इंटर यूनिवर्सिटी नेटवर्किंग की दृष्टि से भी कुछ विचार होना चाहिए। ये 3-4 चीजें थी। भाषा का प्रश्न, देश भर के सभी विश्वविद्यालयों में, सभी प्रांतों के विश्वविद्यालयों को अपने अपने प्रांतों की प्रमुख भाषाओं को केंद्र करके कुछ अनुवाद के कार्यक्रम प्रारंभ करने होंगे तुरंत, क्योंकि केवल ढांचा बदलने से नहीं होगा। अगर ढांचे के अंदर की जो सामग्री है, जो कंटेंट है, जो करिकुलम है, वो न बदला, वो अद्यतन न हुआ और भारतीय भाषाओं में ना आया, तो फिर जिस भाषा में पढ़ा रहे थे सुविधाजनक से स्वाभाविक तौर पर सुविधा के नाते वो चलता रहे। तो ये आने वाले 10 वर्ष शिक्षा क्षेत्र में शिक्षक, शिक्षाविद और शिक्षण संस्थाओं के लिए बड़ी चुनौती के हैं। 10 वर्ष क्रियान्वयन का एक व्यापक जो लक्ष्य रखा गया है, इसके लिए एम के श्रीधर जी हैं, उनके माध्यम से मैं समूची समिति को इसके लिए धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने पहले ही कह दिया कि आनंद फानंद में होने वाली चीज नहीं, पर एक दिन की देरी भी करने की जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। इसके साथ ही स्वाभाविक तौर पर फिर मैं दोहराऊंगा, ये पहली बार 185 वर्षों बाद भारत को 1828 में विलोपन हो गया था जिस शिक्षा का, उस शिक्षा के साथ
2020 में भारत को जोड़ने का यत्न प्रारंभ हुआ। 1828 में विलोपन के बाद 1835 से एक प्रतिस्थापित शिक्षा ही थी। 2020 में हम मान लें कि उस 185 वर्ष पुरानी शिक्षा नीति का विलोपन हुआ है और 2030 आते आते 10 वर्षों के अंदर इसके स्थान पर फिर 1828 उसकी पूर्ववर्ती शिक्षा की दृष्टि, इंक्लूजन की दृष्टि से, कंटेंट की दृष्टि से, एक्सीलेंस की दृष्टि से, यूटिलिटी की दृष्टि से और मैन मेकिंग प्रोसेस की दृष्टि से, मनुष्य निर्माण की प्रक्रिया की दृष्टि से स्थापित हो सकेगी। और यह केवल और केवल, अंत में वहीं से मैं शुरू करूंगा जो प्रमोद जी ने यहां से बात शुरू की थी कि अंबेडकर को याद करेंगे। भारत के संविधान के संबंध में उन्होंने कहा था, खराब से खराब संविधान से अच्छी व्यवस्थाएं चलाई जा सकती हैं यदि क्रियान्वित करने वाले लोग ठीक है, लागू करने वाले लोग ठीक है। और अच्छा संविधान भी असफल साबित हो सकता है यदि क्रियान्वित करने वाले ठीक लोग नहीं मिले।